Good morning, student. Today we will discuss about the part of civic. Topic is फेडरलिज्म in practice. संघवाद व्यवस्था कैसे संचालित होती है आज के बारे में डिस्कस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रावधान किए गए हैं, लेकिन दिस आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है. इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट्स है सक्सेड इन इंडिया, यदि भारत में जो है संघवाद काफ़ी हद तक जो है ये सक्सेस रहा है. इट इज़ नॉट मेनली बिकॉज ऑफ द केयरली लेट आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से सक्सेस नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ पर जो है फेडरलिज्म जो है वो सक्सेस हुआ है. और इसलिए क्योंकि जो फेडरलिज्म है की जो आत्मा है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग जाति धर्म के लोग होते हैं, और उन लोगों में जीने की जो है अलग अलग इच्छाएं होती हैं. तो ऐसे कंडीशन में है फेडरलिज्म को जो है फेडरलिज्म जो है इसीलिए सक्सेस है क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ पे जो है फेडरलिज्म सक्सेस है. इसी आधार पर लैंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लैंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब होते हैं वो भाषाई राज्य. भाषाई राज्यों में अगर बात करें तो सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके पश्चात से जो पहली जो व्यवस्था उठी थी या पहला जो विचार आया था उसमें भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने की बात उठाई गई थी. तो उस अलग अलग भाषा के आधार पर जो है राज्यों को गठित करने की बात जो है हमारे लीडर्स ने उठाई, लेकिन जो है उनमें से बहुत सारे जो है राज्यों का गठन हुआ, जिनमें से जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था. तो आंध्र प्रदेश जो था वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट था. तो इस तरह से इसी परिवेश में जो क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट्स का था वाज द फर्स्ट, ये पहला जो है स्वतंत्रता के बाद से ये पहली जो है बात जो है हमारे जो है लीडर्स या हमारे जो कानून निर्माता थे उनके माइंड में आई कि सबसे पहले जो है लैंग्विस्टिक भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाए. एंड ए मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंट्री है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, और उसके आधार पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए. आप भारत के मैप को देखें तो इसमें जो है हमारी जर्नी डेमोक्रेसी की वहाँ से शुरू होती 1947 से. जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तब हमारे देश में, क्योंकि आज़ादी से पहले जो है हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था. तो और उसके पश्चात से भारत में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई. तो यू विल बी सरप्राइज बाय स्टेट ऑफ चेंज, और उसके जब डेमोक्रेटिक बन गया तो उसमें बहुत सारा उसमें चेंज होना शुरू हो गया. बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स को समाप्त कर दिए गए और बहुत से न्यू स्टेट्स को जो है बनाया गया. उनके एरियाज, उनकी बाउंड्रीज और उनके नेम में जो है परिवर्तन किया गया. इन 1947 में बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. भारत में जो है 1947 से जो है बहुत सारे स्टेट्स थे जिनकी बाउंड्री को जो है बदल दिया गया, और बदल करके उनको क्रिएट न्यू स्टेट्स और नए राज्य बना दिए गए. दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. मतलब उसमें ये बात कही गई थी कि जो लोग जो है सेम लैंग्वेज बोलते हैं, पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, वो सेम स्टेट में रहेंगे. ऐसी जो है बात उठी थी. सब स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. कुछ स्टेट जो है वो बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पे नहीं क्रिएट हुए थे, नहीं बने थे, लेकिन लैंग्वेज के आधार पे नहीं बने थे, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफिक, यानी उनमें ज्योग्राफिकल और कल्चर के आधार पे जो है उनमें विभिन्नता के आधार पर सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था. दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक, इनमें से ऐसे स्टेट्स थे जैसे
नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं, वो अपनी संस्कृति और भौगोलिक स्थिति, अपनी धार्मिक स्थिति के आधार पर जो है इन राज्यों का गठन किया गया था। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि अपनी सांस्कृतिक सभ्यता के कारण जो है इनका गठन किया गया था। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, और उस समय क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी थी। Some national leaders feared that it would lead to the डिजिग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या होता कि बहुत सारे लीडर जो है इस चीज़ के लिए भयभीत थे कि जो है इस तरह से जो है गठन से हमारी कंट्री में जो है सांप्रदायिकता का उदय होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लैंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री, हमारे देश में अंत में जो है भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ और उनमें जो है मोर यूनाइटेड, उनमें बहुत अधिक जो है एकता आई। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और जब वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया तो उससे क्या हुआ कि उनमें एक एकता की भावना स्थापित हुई और साथ साथ जो है हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो भी आसान हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से लैंग्वेज पॉलिसी भी एक जो है दूसरा स्टेप था, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में लैंग्वेज पॉलिसी जो थी उसमें क्या था, सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी जो था इंडिया फेडरेशन का सेकेंड एस्पेक्ट था, पॉइंट था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ द एनी वन लैंग्वेज। हमारी कंट्री में जो है, जो हमारी कंट्री में किसी भी एक लैंग्वेज को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। हिंदी वाज द आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है वो सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये राजभाषा है। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। हिंदी जो है सिर्फ भारत में 40% लोगों की ही मदर टंग है। 40% लोग जो है इंडिया में ऐसे हैं जिनकी मदर टंग क्या है, वो हिंदी है। देयर वर मेनी सेफ ग्राउंड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी। देयर आर द 21 अदर लैंग्वेज। हिंदी के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 21 लैंग्वेज और हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में 28 लैंग्वेजेस हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में 28 लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। 28 लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं। तो a candidate and in examination conducted for the central government positions में or to take the examination in any of these language। और उसमें जो है जो कोई कैंडिडेट होता है जब एग्जामिनेशन देता है तो उनमें जो है कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें चुन सकता है, वो किसी भी लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम को दे सकता है। तो अगर स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन क्या है कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी जो है लैंग्वेज जो है अलग अलग है और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग है। स्टेटों की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, पंजाब की पंजाबी है, ठीक है, कर्नाटक की कन्नड़ है। तो अलग अलग स्टेटों में जो है उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अलग अलग, जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे उर्दू है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अलग अलग स्टेट्स की क्या है, अलग अलग है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जो है मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है कंट्री में स्टेट्स हैं जिनमें से 28 स्टेट्स हैं और उनकी जो है लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज
अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, तो इंग्लिश राष्ट्रभाषा को जो हमारी इंग्लिश है वो इंटरनेशनल भाषा के रूप में जानी जाती है। लेकिन जो है इंग्लिश है वो हमारे कंट्री में प्रचलन में है, और ये भी जो है ये भाषा जो है इंग्लिश को 95 तक जो है एक ऑफिशियल पर्पस से इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद 1965 से इंग्लिश को जो है जो ऑफिशियल पर्पस से यूज़ किया जा रहा है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस समय हमारी कंट्री में जो है इंग्लिश जो है वो एक जो है ऑफिशियल पर्पस से जो है यूज़ की जा रही हो। 95 तक जो है इंग्लिश का यूज है। उसके बाद इंग्लिश जो है 95 के बाद में ऑफिशियल पर्पस से यूज की सीमा समाप्त हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में, तो इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्टैंड्स इन प्रैक्टिस। मतलब सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है, इससे हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री में जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उससे काफ़ी मजबूती आई हुई है। तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द हाउ ऑफ द रूलिंग प्रैक्टिस एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन दोनों में रिलेशंस हैं। और रिलेशन से क्या होता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण जो है यहाँ पे फेडरल जो है उसमें पावर शेयरिंग होती है, और पावर शेयरिंग से जो है सत्ता का जो है साझेदारी होने के कारण जो है हमारे यहाँ जो है फेडरल जो है काफ़ी मजबूती आई हुई है, संघवाद में काफ़ी मजबूती आई हुई है। तो दोनों में रिलेशन है। इसमें जो है फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कई बार आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वही पार्टी होती है और स्टेट गवर्नमेंट में वही पार्टी शासन कर रही होती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में सेंटर में जो है भाजपा की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और सेम कंडीशन जो है अगर स्टेट की बात की जाए तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन में दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी ऑटोनोमस यानी अपनी जो सत्ता का जो है पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाती हैं, पूरी तरह से उनका यूज़ नहीं कर पाती हैं अपने अधिकारों का। तो इससे क्या होता है, एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी जो है पॉलिसीज जो है या अपने रूल्स रेगुलेशंस जो है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो इन दो स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय रिवर बॉडीज दिस अंडरमाइन द एस्पेक्ट ऑफ द फेडरलिज्म। कहने का मतलब यही है कि जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट वाली जो पार्टी होती हैं उनको वही पावर्स देती हैं, और उस पावर्स को मानने के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान उसको प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको वो लागू नहीं कर पाती है। तो आई होप all these changes significant after 1980. The period saw the rise of regional parties in many
स्टेट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनी है। रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां जो है गठित हुई हैं। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द पॉलिटिशियन गवर्नमेंट्स एट द। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिलेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में वही गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में वही गवर्नमेंट है, तो दोनों में काफ़ी मजबूती होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म होता है, संघवाद होता है, वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संचालित होता है। तो आई होप जो है दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? इंग्लिश वाले बच्चे कौन सा है? इंग्लिश वाले बच्चे अपना आंसर इंग्लिश में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 3, तीन राज्यों के नाम तीन राज्यों के नामों में परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में केंद्र और राज्यों के संबंध में वर्णन कीजिए। देयर आर 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे आंसर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में आंसर देंगे। क्वेश्चन उनका हिंदी में है लेकिन आंसर जो है वो इंग्लिश में सेंड करेंगे। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी।